हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कौशल राघव। मैं आपके लिए ये लेवी एंड कलेक्शन वाला चैप्टर पढ़ा रहा था। मैंने इसकी पिछली क्लास अपलोड कर दी जिसमें मैंने सेक्शन 7 पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अब ये मेरी दूसरी क्लास है लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स की। ठीक है, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स में मैं अब तक टैक्सेबल इवेंट पढ़ा चुका हूँ, एक्सेप्शन पढ़ा चुका हूँ। सेक्शन 7 मैंने इसको पूरा डिफाइन कर दिया है। पूरा स्कोप डिफाइन करने के बाद मैंने ये एग्जाम्पल भी आपको पढ़ा दिए हैं। मैंने लास्ट क्लास कहाँ पे स्टॉप करी थी? मैंने लास्ट क्लास इस एग्जाम्पल नंबर 4 पे स्टॉप करी थी। मैं यहाँ से कंटिन्यू हूँ। जैसे कि आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 5 नज़र आ रहा है। एग्जाम्पल नंबर 5 में आप देखेंगे कि जो मिस्टर एक्स है वो क्या है? ऑफिशियल लिक्विडेटर है। मैं आपको समझा देता हूँ ये होता क्या है। ये ऑफिशियल लिक्विडेटर, ये ध्यान से देखिए, ये क्या कर रहा है? ये ऑफिशियल लिक्विडेटर है। ये जो ऑफिशियल लिक्विडेटर है ये क्या करता है? ये सर्विसेज देता है। ये कौन कौन सी सर्विसेज देता है? वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स की सर्विस देता है, वैल्यूअर की सर्विसेज देता है और बहुत सारे काम करता है। लाइक मैंने कहा मेरी कंपनी का लिक्विडेशन हो गया तो वैल्यूअर आएगा, वैल्यूअर सर्टिफाई करेगा। ऐसे लिक्विडेटर आएगा, लिक्विडेटर सर्टिफाई करेगा, उसकी बोली लगाएगा कितनी वैल्यू निकल कर आई। तो इस लिक्विडेटर ने भी तो अपनी सर्विस दी है ना, लिक्विडेटर ने तो भी तो अपनी सर्विस दी है ना। तो मैं इसे क्या बोलूँगा? मैं इसे बोलूँगा सप्लाई ऑफ सर्विसेज। देखो बच्चों, जो भी एग्जाम्पल आता है, जो भी क्वेश्चन आता है, आपको लिखने का तरीका क्या होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे लिखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे पास ये नोट्स हैं। यहाँ पर मैंने कहता है कि मैं इसी क्वेश्चन का मैं आंसर लिख रहा हूँ। आपको क्या लिखना है? सबसे पहले आपको लिखना है नंबर 1 नेचर। नेचर क्या है? नेचर क्या है? क्या ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है? आपको लिखना है ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। कोई गुड्स नहीं बेचे जा रहे हैं। क्या है ये? नेचर सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। दूसरी बात, क्या जीएसटी एप्लीकेबल और नॉट? जीएसटी इज एप्लीकेबल, जीएसटी एप्लीकेबल होगा। तीसरी, कितनी वैल्यू पर लगेगा? जो अमाउंट चार्ज किया है वैल्यूअर ने, मतलब रिसीव किया है वैल्यूअर ने। और नंबर 4, किस रेट से लगेगा वो बताना है। नंबर 5, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा वो बताना है। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपसे ये सारी बातें बताई जाती हैं, तभी ये क्वेश्चन का न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको नेचर ऑफ सप्लाई, इट इज़ अ सप्लाई ऑफ सर्विस। इसका जीएसटी लगेगा? यस। किस रेट से लगेगा वो बताना है। तो आपका आंसर देखो यहीं पर ही ख़त्म हो गया। इट इज़ अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। क्या जीएसटी लगेगा? यस, जीएसटी लगेगा। ध्यान से सुनना बच्चों, जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा ये बात हम कैसे पता लगाते हैं? तो देखो, जीएसटी लगना है या नहीं लगना है ये बात हम पता लगाते हैं सिंपल 3 चीज़ों से। क्या वो एग्जम्पशन में तो कवर नहीं है? क्या वो एग्जम्पशन का पार्ट तो नहीं है? अगर वो एग्जम्पशन में कवर है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। नंबर 1। नंबर 2, क्या गवर्नमेंट ने उसके लिए कोई नोटिफिकेशन तो नहीं निकाली? अगर गवर्नमेंट ने उसके लिए नोटिफिकेशन निकाली है तो जीएसटी नहीं लगेगा। या एग्जामिशन में कवर है तो जीएसटी नहीं लगेगा। गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाल दी, जीएसटी नहीं लगेगा। अंडर सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 मैंने पढ़ाया था। सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 मैंने पढ़ाया था और उसमें मैंने कहा था कि गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू किसी भी प्रोडक्ट को बाहर कर सकती है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। और तीसरी बात मैंने पढ़ाई थी, तीसरी बात मैंने क्या पढ़ाई थी? सिंपल नेगेटिव लिस्ट की अगर मैं बात करूँ, किसकी बात करूँ? नेगेटिव लिस्ट की मैं बात करूँ। नेगेटिव लिस्ट मतलब शेड्यूल 3 वाली। शेड्यूल 3 में कितने पॉइंट है? टोटल 8 पॉइंट है। कोर्ट है, ट्रिब्यूनल है, एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉई है, मुर्दा घर हो गया। ठीक है, तुम्हारा वेयर हाउस में गुड्स बेचा, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सामान बेचा, तो वो शेड्यूल 3 वाले पॉइंट है, तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। अगर ये तीनों में कवर नहीं होते हैं तो जीएसटी लग जाएगा, अदरवाइज जीएसटी नहीं लगेगा। तो सिंपल ये बोलूँ, मैं अब इसी एग्जांपल पे वापस लौट कर जाता हूँ। मैं इस एग्जांपल में ये लिक्विडेटर ने जो सब सर्विसेज दी है ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाएगी, ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाएगी। दूसरा, जो उसने कमीशन लिया होगा या जो उसने अमाउंट रिसीव किया होगा लिक्विडेटर ने, उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से सुन लो। ये क्या कह रहा है? मिस्टर ए क्या है? डीलर है फर्नीचर का, और ये क्या करता है? डिलीवर करता है गुड्स किसको? ब्रांच ऑफिस को। ध्यान से सुनना, मैंने यहाँ चार्ट बना रखा है। ये हेड ऑफिस है, ये ब्रांच ऑफिस है। ये हेड ऑफिस का ये बंदा किसके पास गया? मिस्टर ए के पास गया और मिस्टर ए से कहता है एक काम कर, ये जो फर्नीचर है ना तू इसको बेच दे डायरेक्ट, तू इसके यहाँ भिजवा। खरीद कौन रहा है? ये।
बट भिजवाना कहाँ है, यहाँ भिजवाना है। सप्लायर कौन है, ये सप्लायर है, ये सप्लायर है। गुड्स को रिसीव कौन कर रहा है, ये रिसीवर है, ये रिसीवर है गुड्स का। लेकिन एक्चुअल में रेसिपिएंट कौन है, हेड ऑफिस वाला। क्यों, क्योंकि कंसिडरेशन कौन पे करेगा, ये व्यक्ति जब फर्नीचर खरीदेगा तो इसको सब पैसा देगा, ये सप्लाई कर रहा है, तो जीएसटी कौन जमा कराएगा, जो सप्लायर है। सप्लायर कौन है, मिस्टर ए। मिस्टर ए ने फर्नीचर बेचा, दैट इज सप्लायर। तो जो सप्लायर है, सप्लायर क्या करेगा, सप्लायर जीएसटी जमा करवाएगा। इसने इसको कंसिडरेशन दे दिया, इसने जीएसटी गवर्नमेंट को जमा करवा दिया। ओके, तो यहाँ पर वही क्वेश्चन ये कह रहा है कि मिस्टर एक्स है एंड ए है, दैट इज हेड ऑफिस। मिस्टर ए कौन है, दैट इज सप्लायर कौन है, मिस्टर ए। मिस्टर ए इज लायबल टू पे जीएसटी ऑन कंसिडरेशन। जो कंसिडरेशन किससे रिसीव हुआ, कंसिडरेशन हेड ऑफिस से जो रिसीव हुआ है, हेड ऑफिस इसने इसको कंसिडरेशन दिया था, ये सप्लायर है, ये सप्लायर सप्लाई पे जीएसटी जमा करवाएगा। ओके, ये एग्जाम्पल हो गया। अगला एग्जाम्पल देखो, ये वाला जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल क्या कहता है, गुड्स सेंड करे ऑन रिटर्नेबल बेसिस। रिटर्नेबल बेसिस मतलब बेटा गुड्स जो अप्रूवल बेसिस पर दिए जाते हैं। तुमने सुना होगा गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस मतलब आज मैंने सामान बेचा, कल ग्राहक को पसंद ना आया तो वो वापस भिजवा देगा। जब तक ग्राहक पसंद नहीं कर लेता, जब तक कस्टमर सेलेक्ट नहीं कर लेता, तब तक वो सप्लाई नहीं माना जाता। अच्छा, जिस दिन ग्राहक ने, कस्टमर ने एक्सेप्ट कर लिया, उस दिन वो क्या बन जाएगी, सप्लाई बन जाएगी। उस दिन क्या बन जाएगी, वो सप्लाई बन जाएगी। तो देखो ध्यान से, क्या अभी मेरा यहाँ पर टाइटल ट्रांसफ़र हुआ, टाइटल ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ, क्या पता वो मेरा गुड्स वापस आ जाए। तो जब गुड्स सेंड करे ऑन रिटर्नेबल बेसिस, दैट इज़ गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि अभी टाइटल ट्रांसफ़र नहीं किया गया है। जिस दिन टाइटल ट्रांसफ़र हो जाएगा उस दिन हम जीएसटी जमा करा देंगे। तो यहाँ पर यही बात कह रहा है, नो इट वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज ए सप्लाई। ये सप्लाई नहीं माना जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी इसके अंदर टाइटल ट्रांसफ़र की बात नहीं आई, इसके अंदर अभी कंसिडरेशन की बात नहीं आई, सेक्शन 7 की कंडीशन को फुलफ़िल नहीं कर रहा है, इसीलिए सप्लाई नहीं माना जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट आता है आपका ये एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में ये कहता है कि जब मिस्टर ए है वो मालिक है जिरोक्स मशीन का। अब मेरे पास एक कस्टमर आया, कहता है यार देख मेरे को जिरोक्स मशीन 2 लाख रुपए की मैं नहीं खरीद पाऊँगा, तू एक काम करना मुझे यूज़ करने के लिए दे दे। उसने क्या करा, यूज़ करने के लिए दे दी। दैट इज़ क्या करा, राइट को ट्रांसफ़र किया है, मशीन नहीं बेची है, मशीन को यूज़ करने का अधिकार बेच दिया। जब मशीन को यूज़ करने का अधिकार बेचना मतलब किराए पे देने के बराबर ही तो होता है। जब किसी व्यक्ति को अपना राइट दे देते हो, ओनरशिप का राइट ट्रांसफ़र कर देते हो, बेच रहे नहीं हो आप ओनरशिप, ओनरशिप का आपने राइट ट्रांसफ़र किया है। तो जो राइट आपने ट्रांसफ़र किया है इट इज़ अ सर्विसेज। अच्छा, मशीन बेचते तो क्या हो जाता, गुड्स हो जाता। आपने राइट बेचा, दैट इज़ कॉल्ड इट इज़ अ सर्विसेज। तो ये क्या माना जाएगा, ये सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। और सप्लाई ऑफ सर्विसेज क्या इसके ऊपर जीएसटी लगेगा, यस इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। अगला एग्जाम्पल में मिस्टर सी है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, ये भी सर्विसेज देता है और सर्विस के बदले में रिटर्न में क्या लेता है, रिटर्न में लेता है 2 लैपटॉप। ध्यान से सुनना बच्चों, केस जस्ट ऐसे है, ये है सीए और ये है सप्लायर लैपटॉप का। इसने इसके यहाँ ऑडिट करी और बदले में इसने क्या करा, इसको लैपटॉप दे दिए, 2 लैपटॉप दे दिए। तो जब इसने इसको सर्विस दी, इसने तो इसको गुड्स दिए हैं। अच्छा, इसका नेचर बताओ क्या होगा, ये होगा सप्लाई ऑफ गुड्स। आपको बताना है सीए के लिए क्या नेचर है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सॉरी मैंने गलत बोल दिया वहाँ, सीए ने तो इसको क्या दिया, सर्विस दी है ना, दैट इज़ कॉल्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अच्छा, सप्लायर के बारे में बात करते हैं, क्या नेचर होगा, नेचर इक्वल्स टू सप्लाई ऑफ गुड्स। इस पर सर्विस वाला रेट लग जाएगा, इस पर गुड्स वाला रेट लग जाएगा। अच्छा, ये भी जीएसटी जमा कराएगा, ये भी जीएसटी जमा कराएगा, ये भी जीएसटी जमा कराएगा, ये भी जीएसटी। क्यों, क्योंकि इसने इसको सर्विस दी तब बदले में पैसा आया होगा।
इसने इसको लैपटॉप दिया तो ये मानेंगे बदले में इससे पैसा आया होगा, यही माना जाएगा। बट ये तो बार्टर सिस्टम है। गवर्नमेंट कहती है हम तुम्हारी भी सेल मान लेंगे, हम तुम्हारी भी सेल मान लेंगे, तुमसे भी जीएसटी लेंगे, तुमसे भी जीएसटी लेंगे, कर लो बार्टर सिस्टम। तो ये भी सप्लाई है, ये भी सप्लाई है, दो दो सप्लाई हो गई, दो दो बार जीएसटी जाएगा। तो यहाँ पर ये कहता है हैंस टैक्सेस पेबल बाय बोथ, दोनों। अच्छा, मिस्टर सी ने क्या करी, सप्लाई ऑफ सर्विसेज दी है, मिस्टर ए ने क्या करा, सप्लाई ऑफ गुड्स करा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगले 3 एग्जाम्पल देखो बेटा, वैल्यूएशन के हैं। वैल्यूएशन 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 मैं पढ़ा देता हूँ। ये मिस्टर एक्स है, ये डीलर है लैपटॉप का। इसने क्या करा, मिस्टर एक्स ने लैपटॉप दिया इसको, और इसने बदले में क्या दे दिया, बार्टर प्रिंटर दे दिया। दैट इज, इसने इसको लैपटॉप दिया, इसने इसको प्रिंटर दे दिया। सोच के देखना। और पता है क्या कहता है, ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ द लैपटॉप इज नॉट नोन। हमें पता ही नहीं है मार्केट में क्या वैल्यू है इसकी। देखो जस्ट ऐसे हुआ, यहाँ क्या था बेटा, लैपटॉप था, इसने इसको लैपटॉप बेचा, ये मिस्टर बी को। मिस्टर बी ने क्या कर दिया, अपना प्रिंटर दे दिया। सोच के देखना जरा, ये मिस्टर ए है, ए ने क्या करा, लैपटॉप बेचा। अच्छा, लैपटॉप की वैल्यू सपोज करो कितनी है, 40,000 की है। इसने इसको क्या दिया, प्रिंटर दिया। तो कुल मिला के सोच के देखो, जब यहाँ से यहाँ लैपटॉप आया होगा, यहाँ से यहाँ लैपटॉप आया होगा यहाँ, तो इसने क्या करा, इसने इसको 40,000 दिए प्लस प्रिंटर दिया। 40,000 रुपये वो दिए जो लैपटॉप के थे, प्रिंटर जो है 4,000 रुपये का। बेटा वैल्यू कितनी हो गई, 44,000 रुपये की वैल्यू हो गई बेटा। जीएसटी किस पे जाएगा, 40 पे जाएगा, 44 पे जाएगा, 44 पे जाएगा, 40 पे नहीं जाएगा। अच्छा, दूसरी बात डबल टैक्सेशन हो जाएगा। गवर्नमेंट कहती है देखो, अगर ये रजिस्टर्ड नहीं है, ये कौन है, अनरजिस्टर्ड है, ये कौन है, अनरजिस्टर्ड है, तो उस केस में हम इसको नहीं पकड़ेंगे और हम वैल्यू कितनी बना देंगे, 44,000 बना देंगे, 44,000 पे जीएसटी ले लेंगे। लेकिन अगर ये मिस्टर ए भी रजिस्टर्ड है और मिस्टर बी भी रजिस्टर्ड है, तो उस केस में क्या होगा, इसने इसको लैपटॉप दिया, वैल्यू कितनी, 40,000। चल बेटा जीएसटी दे तू 40,000 पे। मिस्टर बी ने इसको क्या दिया, प्रिंटर दिया, कितने का, 4,000 रुपये का। चल बेटा तू इस पे जीएसटी दे। तो दोनों अलग अलग जीएसटी दे रहे हैं। दोनों केस समझ में आ गए, दोनों केस समझ में आ गए होंगे आई होप। तो ये यहाँ पर यही कह रहा है कि 4,000 रुपये के लैपटॉप अवेलेबल नहीं है, द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज 44,000। यहाँ 44,000 बोला। अच्छा, 44,000 बोलते ही क्या बोल देंगे आप, क्योंकि अगर मैं ये बोलने लग जाऊँ कि ये 44 ना होकर 40 हो जाएगा, तो बेटा ध्यान से सुनना, ये क्या कह रहा है, मैंने 44,000 रुपये पर जीएसटी इसने भी दे दिया और 4,000 रुपये इसने भी दे दिया। बेटा डबल टैक्सेशन हो जाएगा 4,000 रुपये। इसीलिए बोला जाता है कि अगर ये अनरजिस्टर्ड है तो ये 44,000 पर टैक्स दे देगा, लेकिन अगर ये रजिस्टर्ड है तो ये 40 पर टैक्स देगा और ये 4,000 पर टैक्स देगा। तो वही बात ही कह रहा है, 44,000। हेंस मिस्टर एक्स इज लायबल टू पे टैक्स ऑन 44,000। एट द सेम टाइम मिस्टर वाई इज ऑल्सो लायबल टू जीएसटी ऑन 4,000 रुपये। इफ अगर ये रजिस्टर्ड है तो ही देगा, अदरवाइज 44,000 रुपये जीएसटी दे चुके हैं। ओके, ध्यान से समझ में आ गया होगा। अगर कभी भी अगर कन्फ्यूज़न लगे तो मुझे कमेंट लिख देना, मेरा नंबर ले लेना, मेरे से बात कर लेना, ठीक है। अगला एग्जाम्पल भी सेम वही है। इसने इसको फ़ोन दिया, नया वाला, बदले में इसने पुराना फ़ोन दे दिया। तो वैल्यू बताओ कितनी होगी, 20 प्लस ओल्ड फ़ोन की वैल्यू आ जाएगी 20,000 ये प्लस ओल्ड फ़ोन दिया। भाई ऐसा नहीं हो सकता। इसने इसको फ़ोन दिया, फ़ोन की वैल्यू कितनी, 20,000 रुपये की, बदले में ओल्ड फ़ोन 20,000 प्लस ओल्ड फ़ोन की वैल्यू 4,000। तो बेटा वैल्यू कितनी हो गई, 24,000 हो गई ना। जीएसटी कितने पे जाएगा, 24 पे जाएगा ना। अगला एग्जाम्पल बेटा अपने आप कर लेना, सेम वही है, रिपीट हो रहा है। तीसरा एग्जाम्पल रिपीट हो रहा है, प्लीज़ मैं नहीं करवाऊँगा।
अगला देखो इलिस्ट्रेशन नंबर 13। इलिस्ट्रेशन नंबर 13 में ये कह रहा है कि जो मिस्टर एक्स है डेवलपर है, ये क्या करता है, सॉफ्टवेयर बनाता है और सॉफ्टवेयर बना के बेचता है। लोग क्या कहता है, आपने सॉफ्टवेयर बनाकर बेचा या सॉफ्टवेयर का लिंक बनाया अपनी साइट पर और उस लिंक को ट्रांसफ़र कर रहे हो, बेच नहीं रहे हो, सर्विसेज दे रहे हो लिंक ट्रांसफ़र करके। तुमने देखा होगा जैसे टैली होती है, लिंक डाल दिया गूगल पे, डाउनलोड कर लिया। बेटा टैली एक तो आप ऑनलाइन खरीदते हो, कभी कभी आप लिंक डाउनलोड करते हो। देखो टैली को खरीदा दैट इज़ बायर, परचेज हो गया। टैली का लिंक यूज़ किया तो भी तो सर्विसेज हो गई ना। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि टेम्परेरी ट्रांसफ़र हो चाहे परमानेंट ट्रांसफ़र हो, जीएसटी तो लगेगा ही लगेगा। और ये क्या है, सब सर्विसेज है, ये क्या है, सर्विसेज है, सप्लाई ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विस, ना कि गुड्स। अब मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, ठीक है, और रिपीट हो रहे हैं, तो बेटर ये है कि क्वेश्चनों को एक बार अलग से डील करूँगा। मैं थ्योरी कराने में ज़्यादा बिलीव करता हूँ, ठीक है, तो वो मैं थ्योरी करा देता हूँ। आ जाओ 7-1 पढ़ा दिया था, ABCD वो वाली बात कर रहा था। सेक्शन 7-1B क्या कहता है, सेक्शन 7-1B सिंपल ये बात कहता है कि भैया देखो 7-1A सप्लाई ऑफ गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, कंसिडरेशन हो, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहा था। सप्लाई 7-1B में क्या बोला है, 7-1B में ये कहता है कि आपने सर्विसेज को इम्पोर्ट किया। अगर सर्विसेज को क्या करते हो आप, इम्पोर्ट करते हो, तो भी वो सर्विसेज, तो भी वो सप्लाई माना जाएगा और सप्लाई बनते ही जीएसटी लगा दिया जाएगा। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर सर्विसेज, ओनली फॉर सर्विसेज। अगर आपने गुड्स इंपोर्ट किए तो वो तो कस्टम डील करेगा, जीएसटी तो डील करेगा नहीं। तो उन्होंने बोला इंपोर्ट करी सर्विसेज को तो ही यहाँ कवर है। एप्लीकेबल ये कब होगा, जब सर्विसेज को इंपोर्ट करते हो, गुड्स के लिए ये नहीं है। क्यों, क्योंकि गुड्स को कहाँ डील करा गया, कस्टम में डील करेंगे। अच्छा दूसरी बात, इट शुड बी इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, जहाँ पर क्या कहता है सप्लायर कहाँ का होना चाहिए बेटा, सप्लायर बाहर का होना चाहिए। रेसिपिएंट कहाँ का होना चाहिए बेटा, रेसिपिएंट इंडिया का होना चाहिए। और प्लेस ऑफ सप्लाई दैट इज, इसे पीओएस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, इसे पीओएस। चैप्टर है पूरा मैं कराऊंगा। सप्लायर आउटसाइड इंडिया, रेसिपिएंट इन इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई इन इंडिया, तो ही वो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की डेफिनेशन में कवर होगा। अच्छा सोच के देखो, मैं ऐसा कहने लग जाऊँ सप्लायर आउटसाइड इंडिया, रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया, बट प्लेस ऑफ सप्लाई इन इंडिया, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई नहीं, तो क्या ये इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बनेगा, नहीं बनेगा। अच्छा दूसरी बात, सप्लायर आउटसाइड इंडिया, रेसिपिएंट इन इंडिया, बट प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया। सपोज करो सामान मैंने खरीदा है बट डिलीवर कहीं और करवा दिया, इंडिया में नहीं लेकर आया। चाइना से खरीदा सिंगापुर भेज दिया, चाइना से खरीदा सिंगापुर भेज दिया, तो दैट इज सप्लायर बाहर का है, रेसिपिएंट इंडिया का है, बट प्लेस ऑफ सप्लाई बेटा इंडिया नहीं बन रहा, आउटसाइड इंडिया बन रहा है, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की डेफिनेशन में कवर नहीं हो रहा। यहाँ पर शर्त होनी चाहिए पीओएस इंडिया का होना चाहिए, रेसिपिएंट इंडिया का होना चाहिए। रेसिपिएंट भी इंडिया का हो, पीओएस भी इंडिया का हो, तो ही इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की डेफिनेशन जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 में डिफाइन है तभी कंप्लीट होगी। मैं इस पर जोर इसीलिए दे रहा हूँ, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा दूसरी बात बेटा क्या होना चाहिए, कंसीडरेशन होना चाहिए, कंसीडरेशन मस्ट है। दूसरी बात, क्या बिजनेस हो या ना हो क्या मैटर करता है, मे भी, ज़रूरी नहीं है बिजनेस हो। मैं हूँ कौशल राघव, कोई सर्विसेज ले रहा हूँ बाहर से, क्या मेरा बिजनेस है, नहीं मेरा बिजनेस नहीं है, मैं इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में कवर हो जाऊंगा अगर मैं ये 3 शर्तें पूरी कर देता हूँ प्लस कंसीडरेशन है तो। ठीक है, छोड़ दो, ये एग्जाम्पल है, अलग से कराऊंगा बाद में। एग्जाम्पल है, एक बार है ना थोड़ा सा ना कंप्लीट हो जाएगा ना, तो एग्जाम्पल भी पता है क्या हो रहा है। अब जैसे ये OIDAR का एग्जाम्पल है, मुझे छोड़ना पड़ गया, क्यों, क्योंकि मैंने सेक्शन 14 पढ़ाया ही नहीं अभी आपको, तो इसीलिए मैं छुड़वा रहा हूँ, ठीक है ना।
वो वाले क्वेश्चन थे, उसमें क्या था, वैल्यूएशन कराया नहीं है बट क्वेश्चन वैल्यूएशन के आ गए। तो बेटर ये है कि बेटा जैसे जैसे चैप्टर हो जाए तब तब मैं क्वेश्चन कराऊंगा। अच्छा जैसे ये एग्जांपल है, देखो क्या है, चेन्नई में है, तमिलनाडु, अवेल ऑफ फैशन डिजाइनिंग सर्विसेज 50 लाख रुपए फ्रॉम प्रभु डिजाइन इन सिंगापुर। ध्यान से सुनना बेटा, ये कहाँ का है, इंडिया का है। सर्विसेज कितनी, 50 लाख रुपए की। कहाँ से ली बेटा, सिंगापुर से ली। सप्लायर कहाँ का, आउटसाइड इंडिया। रेसिपिएंट कहाँ का, इन इंडिया। अच्छा प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पर है, इन इंडिया है, तो इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज बनेगा और सप्लाई बन जाएगा। सेक्शन 7 में जीएसटी जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। यस इट इज़ अ सप्लाई। सप्लाई कौन सी वाली बेटा, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज वाली, और इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। अच्छा जीएसटी में कौन सा, सीजीएसटी या एसजीएसटी या आईजीएसटी, लॉ क्या कहता है बेटा, प्लेस ऑफ सप्लाई। ध्यान सुनना, अगर सेम स्टेट है, यूपी का माल यूपी में, मुंबई का माल मुंबई में, तमिलनाडु का माल तमिलनाडु में, चेन्नई का माल चेन्नई में, ठीक है, तो दैट इज सेम स्टेट है, वहाँ पे सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगता है आधा आधा। लेकिन अगर बेटा इंटर स्टेट है या आउटसाइड इंडिया है तो बेटा हमेशा आईजीएसटी लगेगा। ये बात ध्यान रखना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। सेक्शन 7 और सेक्शन 8 है इसका, आईजीएसटी एक्ट का मैं पढ़ाऊंगा आपको। आईजीएसटी एक्ट जब मैं पढ़ाऊंगा, अभी सीजीएसटी एक्ट चल रहा है ना, अभी आईजीएसटी एक्ट पढ़ाऊंगा, तो उसका सेक्शन 7 है और सेक्शन 8 है, मैं उसमें कवर करवा दूंगा इसको, ठीक है। तो आपका जब वो मैं करवाऊंगा तब समझ में आ जाएगा, ओके। अच्छा ऐसे ये रहा, इम्पोर्ट करी कोई सर्विसेज। अच्छा सर्विसेज किससे लिए बेटा, ब्रांच है, आपकी अपनी ब्रांच है, फ्रॉम देयर पेरेंट्स कंपनी। ध्यान सुनना, इंडिया में ब्रांच खुल ली, चाइना ने अपनी ब्रांच खोली इंडिया में, सामान बेच रहा है, तो ऐसे क्या हुआ, सिंगापुर से कोई सामान आया, सिंगापुर से कोई सामान आया, तो दैट इज़ ये कहता है कि बेटा देखो इंडिया में कोई ब्रांच है, वो अपनी पेरेंट्स कंपनी से कोई सामान मंगवा रही है, दैट इज़ इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज है। इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस विदाउट कंसिडरेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्या ये सप्लाई बनेगा या नहीं बनेगा, यस ये सप्लाई बनेगा। हम आगे चल के शेड्यूल 1 पढ़ेंगे, देखो अभी पढ़ा है नहीं शेड्यूल 1 और एग्जाम्पल आ गया। तो जब शेड्यूल 1 पढ़ेंगे तो शेड्यूल 1 में लिखा हुआ है, आप कोई भी सर्विसेज इंपोर्ट करते हो, अपनी ही रिलेटिव कंपनी से इंपोर्ट करते हो, तो वो सप्लाई बन जाएगा, भले ही फ्री ऑफ कॉस्ट हो, भले ही विदाउट कंसिडरेशन हो, सप्लाई बन जाएगा और जीएसटी लगेगा। और जीएसटी कौन सा वाला लगेगा बेटा, आईजीएसटी लग जाएगा, ओके बेटा। तो आपका ये कंप्लीट हो गया होगा, समझ में आ गया होगा आपको। एग्जाम्पल बहुत सारे दे रखे हैं आपके इसमें, है ना, तो सब कुछ तो नहीं करवाऊंगा, चैप्टरों के बीच बीच में जैसे जैसे आएंगे तब करवाऊंगा, क्योंकि देखो आईटीसी चैप्टर पढ़ाया नहीं और आईटीसी के एग्जाम्पल दे दिए अगले पेज पे, तो मेरे को तो थोड़ा सा लग रहा है कि पहले चैप्टर हो जाए उसके बाद एग्जाम्पल कराऊँ तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगे आपको। अब शेड्यूल 1, अच्छा मैंने आपको पढ़ाया था सेक्शन 7, सेक्शन 7 में 7(1)(a) पढ़ाया, बी पढ़ाया, सी पढ़ाया, फिर 7(1) के बाद मैंने पढ़ाया 7(2). 7(2) में क्या कहा, सप्लाई से एक्सक्लूड कर रखा है, अगर सीजी मतलब गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के थ्रू हटाया है या फिर शेड्यूल 3 में कवर है तो उसके ऊपर नहीं लगेगा। अच्छा मैंने वो भी बताया था कि सेक्शन 7(1) में शेड्यूल 1 के अंदर लिखी हुई बातें क्या हैं, जो कहता है कि अगर कंसिडरेशन नहीं भी है, अगर पैसा नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है, तो भी वो सप्लाई ट्रीट किया जाएगा, तो भी वो सप्लाई माना जाएगा अगर कंसिडरेशन नहीं है। जैसे मैंने आपको कोई सामान बेचा, मैंने बेचा ना, बदले में मुझे पैसा नहीं मिला, जब पैसा नहीं मिला क्या वो सप्लाई बनेगा, लॉ कहता है अगर शेड्यूल 1 में कवर है आपकी ट्रांजैक्शन तो वो सप्लाई बन जाएगा और जीएसटी लग जाएगा, भले ही फ्री में दिया। एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं कहता हूँ मैंने कोई कपड़ा ख़रीदा, शर्ट बनाई और फ्री में अनाथ आश्रम में भेज दी, गरीबों को बांट दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बच्चा ध्यान से सुनना, जब मैंने ख़रीदा था कपड़ा ख़रीदते समय टैक्स दिया था और मैंने उसका आईटीसी ले लिया,
जब मैंने कपड़ा ख़रीदा था तो मैंने कपड़ा ख़रीदते समय जो जीएसटी लगा था उस जीएसटी पर मैं क्रेडिट ले चुका हूँ। अब मैं आगे सेल करूँगा तो सेल फ्री में कर रहा हूँ, फ्री में करने वाली सेल पे तो टैक्स आया ही नहीं होगा। और गवर्नमेंट क्या कहती है, देखो जब हमें गवर्नमेंट कहती है जब हमें सेल पर टैक्स नहीं मिला और तुमने परचेज पर टैक्स ले लिया हमसे, तो गवर्नमेंट का नुकसान हो गया ना। गवर्नमेंट कहती है देखो फ्री में बेचोगे ना तो हम इसे सप्लाई मान लेंगे और टैक्स ले लेंगे आपसे, ठीक है ना। अब जैसे सपोज करो क्या करा, ये कॉपी खरीदी, कॉपी का कागज़ खरीदा। अब ये कॉपी खरीदी, कॉपी खरीदते समय तो इसका टैक्स बुक कर लिया होगा। आगे क्या करता हूँ मैं, अनाथ आश्रम में बच्चों को फ्री में बांट देता हूँ, किसी को भी फ्री में बांट देता हूँ। गवर्नमेंट क्या कहती है, ये तो चीज़ें खरीदता आईटीसी ले लेता है और फिर फ्री में बांट देता है, ये तो टैक्स की चोरी कर रहा है। रजिस्ट्रेशन क्यों करवा रखा है, टैक्स की चोरी करने के लिए करवा रखा है। गवर्नमेंट कहती है एक काम करो, तुमने फ्री में बांटा ना, हम इसे सप्लाई मान लेंगे और सप्लाई मान लेंगे और आपसे जीएसटी ले लेंगे और आपसे जीएसटी ले लेंगे। तो इसीलिए उन्होंने गवर्नमेंट ने पहली लाइन में ये बोल रखा है कि अगर आप क्या करते हो, परमानेंट ट्रांसफ़र करते हो, क्या करते हो, परमानेंट ट्रांसफ़र करते हो, या क्या करते हो, डिस्पोजल करते हो, क्या, बिजनेस की एसेट्स का, वो एसेट्स जिस पर आपने आईटीसी क्या कर रखा है, बुक कर रखा है। मैंने परचेज़ करा था, परचेज़ पर आईटीसी बुक कर लिया था, आगे चल के सेल करता हूँ तो गवर्नमेंट को टैक्स ही नहीं मिलता। गवर्नमेंट कहती है बेटा देखो फ्री में बेचा ना, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, तुमने अगर इस पर आईटीसी लिया था तो इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। सपोज़ करो मैंने ये पेन ख़रीदा, 5 रुपये का पेन था, 1 रुपये का टैक्स था। मैंने अपनी किताबों में आईटीसी बुक कर लिया कि मैंने परचेज़ करते समय 1 रुपये का टैक्स सरकार को जमा करा दिया। अब मैं अपनी सेल पर जो टैक्स है उसको कम कर लूँगा, सरकार के पास गया नहीं। मैंने क्या करा, अब इस पेन को फ्री में बेच दिया। गवर्नमेंट कहती है देख परचेज पे 1 रुपये का टैक्स बुक करा था तूने इसको, अब आगे तू सेल कर रहा है, फ्री में बेच रहा है, हमें तो इसकी सेल पर कोई टैक्स ही नहीं मिला, तो हम तुझे परचेज पर टैक्स नहीं लेने देंगे। इसीलिए गवर्नमेंट क्या कर लेती है, रिकवर कर लेती है और क्या कहती है कि अगर आपने कोई सप्लाई करी है, फ्री ऑफ कॉस्ट करी है, अगर तुमने परचेज करते समय उस पर आईटीसी ले लिया था, परचेज करते समय तुमने आईटीसी ले लिया था, तो सेल करते समय भले ही फ्री में बेचो, हम उसके ऊपर सप्लाई मानकर जीएसटी लगा देंगे। अगला पॉइंट, आपने क्या करा, सप्लाई करी गुड्स की या सर्विसेज की या दोनों की, रिलेटेड पर्सन या डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। ध्यान से सुनना बच्चों, दो बातें आ रही है। पहला आता है रिलेटेड पर्सन और दूसरा आता है डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। दो बातें। रिलेटेड पर्सन के बीच की सप्लाई और डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच की सप्लाई। ध्यान से सुनना, मैं मिस्टर ए, मैंने सप्लाई करा मिस्टर बी, मेरा भाई है और डिपेंडेंट है। बेटा इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो ये क्या माना जाएगा, रिलेटेड माना जाएगा। क्या मेरा भाई मुझे पैसे देगा, नहीं देगा। मैं इधर से गुड्स सप्लाई कर रहा हूँ, लोग कहता है देखो ये रिश्तेदार है, रिलेटेड पर्सन है, कंसीडरेशन नहीं होगा, कंसीडरेशन नहीं होगा। इस वाली सप्लाई को क्या बना देंगे, सप्लाई मान लेंगे और जीएसटी लगा देंगे। क्या पैसा आया, पैसा नहीं आया, तो भी हमने इसे सप्लाई माना, जीएसटी लगा दिया। क्यों, क्योंकि ये रिश्तेदारों के बीच की सप्लाई है। और दूसरा क्या बेटा बोला, डीडीपी। डीडीपी मतलब डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। होता क्या है, क्या होता है ये, क्या होता है ये? डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब होता है बेटा, देखो मेरी एक ब्रांच है यूपी में और मेरी ही दूसरी ब्रांच है यूपी के अंदर, ये गाज़ियाबाद में है, ये बुलंदशहर में है, और एक और ब्रांच और खोल ली मैंने यूपी में, सहारनपुर में। तो ये आपस में क्या ये डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन बनेगी? लोग कहता है देखो अगर इसका रजिस्ट्रेशन ले लिया, इसका रजिस्ट्रेशन ले लिया, इसका रजिस्ट्रेशन ले लिया, तो अब इसे डीडीपी मान लेंगे। लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन लिया, इसका नहीं लिया, इसका नहीं मिला, तो डीडीपी नहीं मानेंगे। केस 2, ये यूपी में है, ये दिल्ली में है, ये महाराष्ट्र में है, ये तमिलनाडु में है, अलग अलग स्टेट में है,
बेटा रजिस्ट्रेशन लेना सेक्शन 25 में कंपलसरी है। और जब रजिस्ट्रेशन ले लिया तो मैंने क्या बोला, रजिस्ट्रेशन ले लिया तो ये भी डीडीपी, ये भी डीडीपी, ये भी डीडीपी, ये भी डीडीपी। एक ही व्यक्ति की 4 साइट है, चारों को क्या मान लेंगे, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन मान लेंगे। अब ये इसको सामान बेचे, ये इसको बेचे, ये इसको बेचे, ये इसको बेचे, ये इसको बेचे, कोई भी किसी को भी बेचे और पैसा नहीं है तो भी हम इसे सप्लाई मानेंगे, जीएसटी लग जाएगा। तो वही बात ये कह रहा है बेटा, सप्लाई करो गुड्स की या सर्विसेज की रिलेटेड पर्सन और डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन तो कंसीडरेशन नहीं भी है तो भी सप्लाई बन जाएगा। और तीसरा पॉइंट आपने देखा होगा, प्रिंसिपल और एजेंट के लोग काम करते हैं। प्रिंसिपल ने एजेंट को सामान बेचा, एजेंट ने प्रिंसिपल को सामान बेचा, एजेंट ने प्रिंसिपल को सामान बेचा। जब प्रिंसिपल ने एजेंट को बेचा या एजेंट ने प्रिंसिपल को बेचा, किसी ने भी किसी को बेचा हो बेटा, पैसा तो होगा नहीं तो ये भी बन जाएगा सप्लाई और जीएसटी लग जाएगा। और चौथा पॉइंट क्या कहता है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अगर सर्विसेज का इंपोर्ट करते, ध्यान सुनना बेटा, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज 7(1)(b) में भी पढ़ा था, 7(1)(b) में भी पढ़ा था। में भी पढ़ा था इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। यहाँ पर बेटा देखो क्या है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर कंसीडरेशन तो 7(1)(b) पढ़ेंगे, लेकिन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसीडरेशन तो शेड्यूल 1 पढ़ेंगे। अगर कंसीडरेशन है तो सप्लाई बनेगा, कंसीडरेशन नहीं है तो सप्लाई बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता। अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, कंसीडरेशन नहीं है तो शेड्यूल 1 पढ़ो और शेड्यूल 1 पढ़ के पता लगाओ क्या ये सप्लाई बन रहा है या सप्लाई नहीं बन रहा। तो मैंने पढ़ा शेड्यूल 1 और शेड्यूल 1 में देखो शर्तें कितनी लिखी हुई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आ जाता है एग्जाम में। शर्तें देखो क्या लिखा हुआ है, आपने क्या करा, इंपोर्ट करी है सर्विसेज फ्रॉम रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन अदर एस्टेब्लिशमेंट को डीडीपी बोलते हैं, आउटसाइड इंडिया। इंडिया से बाहर आपकी कोई ब्रांच है, वहाँ से कोई सामान इंडिया में लेकर आए हो और इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए बच्चों। बिजनेस है तभी बनेगा, अगर बिजनेस नहीं है तो नहीं बनेगा। ध्यान सुनना, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, मैंने सर्विस इंपोर्ट करी, विदाउट कंसीडरेशन है, मेरा बिजनेस का पार्ट नहीं है। एग्जांपल लूँ, आपने नेटफ्लिक्स, बच्चे गेम खेलते हैं, ऑनलाइन गेम खेलते हैं, ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, नेटफ्लिक्स वाले सर्विसेज दे रहे हैं, ऑनलाइन गेमिंग चल रही है, बाहर से सर्विसेज आ रही है। बेटा ध्यान सुनना, कंसीडरेशन है या कंसीडरेशन नहीं है, बच्चा फ्री में गेम खेल रहा है, कंसीडरेशन नहीं है, कंसीडरेशन नहीं है, बच्चा फ्री में गेम खेल रहा है। शेड्यूल 1 पढ़ो, शेड्यूल 1 पढ़ा, बच्चा गेम खेलता है, क्या ये गेम खेलना उसका बिजनेस है? अगर गेम खेलना उसका बिजनेस है तो शेड्यूल 1 में सप्लाई बनेगा और जीएसटी लगेगा, अदरवाइज जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये शेड्यूल 1 के चारों पॉइंट याद कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।